हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अब आप लोगों का वीडियो रेगुलर सुबह से 6 बजे आप लोगों का वीडियो अपलोड होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप लोग 6 बजे आके लाइव आप लोग पढ़ सकते हैं और शाम के भी आप लोगों का वीडियो मिलने वाला है। इसलिए आप लोग दोनों टाइम आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों का समय कम रह गया, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, देखिएगा हम आज की इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 35 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर 1 से लेकर 35 तक के आंसर अगर आप लोगों को पता होगा तो उसका आंसर आप लोग 3 से 4 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, और अपने इस एग्ज़ाम प्री परिवार को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसके वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दिएगा। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में। सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होने वाले। ठीक है, सारे बिहार बोर्ड के दृष्टि से सारे वीवीआई है, इसलिए आप लोग जरूर सारे का आंसर बताइएगा और सुनते जाइएगा गौर से, ताकि इस वीडियो में आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। बताइएगा, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। कितना से कम नहीं हो सकता बताइएगा। तो किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, तो 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम से कम नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में कह रहा है एक लंबे समरूप आवेष्ट सीधे तार से आर दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तथा दूरी 2r है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, तो कह रहा है कि E1 तथा E2 का अनुपात क्या होने वाला है बताइएगा। E1 तथा E2 का अनुपात क्या होगा, तो E1 और E2 का जो अनुपात होगा 2:1 होगा। ठीक है, यानी 2/1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखेगा 3 नंबर में। देखिएगा 3 नंबर में क्या कह रहा है, आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, सारे आपको ऑब्जेक्टिव ही कराना है, इसलिए ज़्यादा समय क्यों लेंगे, इसलिए आप लोग सर सिर्फ आपको देखते चलना। ठीक है, 3 नंबर में कह रहा है एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा लंबवर्धक रेखा पर r दूरी पर तीव्रता E2 है। तो E1 एवं E2 के बीच का कोण अगर थीटा है, तो आपको बताना है कि E1:E2 यानी E1 अनुपात E2 एवं थीटा का मान क्या होगा। E1 अनुपात E2 एवं थीटा का मान क्या होगा, तो E1 अनुपात E2 का मान जो होगा 2:1 होगा, थीटा का मान पाई होगा। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि पी आघूर्ण वाला द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब P1 एवं P1 तथा Pe के बीच कितना कोण होगा, यानी P तथा E के बीच कितना कोण होने वाला है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। P आघूर्ण वाला द्विध्रुव आघूर्ण बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब P तथा E के बीच का कोण कितना होगा। P और E के बीच जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तब आपको अधिकतम बल आघूर्ण अनुभव करेगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिएगा 5 नंबर में। 5 नंबर में आप लोग देखिएगा क्या कह रहा है। 5 नंबर में कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु ए तथा बी स्थित है। ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी निरक्षीय बिंदु। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर ई, तब बी की तीव्रता क्या होगी। कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर ई है, तो बी पर तीव्रता क्या होगा, तो बी पर जो तीव्रता होगा इसका माइनस में E/2 होगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, माइनस में E/T। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर की ओर। ध्यान दिएगा 6 नंबर में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो सम विभव क्या होने वाला है बताइएगा। कह रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के समरूप हो या अनुरूप हो तो सम विभव क्या होगा। तो समरूप हो या अनुरूप हो तो इनका जो सम विभव होगा आपका एक्स वाई तल होगा। ठीक है, यदि सम रूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप होता है तो सम विभव का जो मान होगा एक्स वाई तल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो बड़े बूंद की स्थिति ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में कितना गुना होगा बताइएगा। प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में आपको 32 गुना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
8 का 4 गुना हो जाएगा, 8 छोटा बूंद है, इसका 4 गुना कर देंगे तो 32 गुना। ऑप्शन नंबर है इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर में। देखिएगा 8 नंबर में क्या करा है, आप लोगों को 8 नंबर का आंसर बताना है, ठीक है। 8 नंबर में करा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक 6 वाला परावैद्युत भरना है तो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी गुनी कर देने पर धारिता पूर्वतः बनी रहेगी। बताइएगा, नहीं जैसे रहेगा वैसा ही बनी रहेगी। बताइएगा कितना गुना कर दिया जाए, तो इसको हम लोग 6 गुना कर देंगे तो आपको पूर्वत बनी रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है तो इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होने वाला है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर में। देखिएगा 10 नंबर में क्या कह रहा है, 10 नंबर में कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की मात्रा कितना होगा, यह संधारित्र की धारिता क्या होगा। तो संधारित्र की मात्रा बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में करा निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने में के लिए सर्वाधिक उत्तम है। बताइएगा सबसे अच्छा कौन होता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम होता है, या सबसे सर्वाधिक अच्छा कौन होता है। सबसे अच्छा जो होता है आपको कौन सा होता है, तो तांबा का होता है। कौन होता है, तांबा का। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिएगा 12 नंबर में। 12 नंबर में इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा। 12 नंबर में कह रहा है कि एक आयताकार टुकड़े की भुजाओं की माप 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर है। इसकी समांतर सतहों के बीच अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। बताइएगा, इसका आंसर आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका ये टेस्ट के रूप में क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोग जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग बता दिएगा कि इसका आंसर नहीं जानते तो इसका आंसर हम आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। 13 में देखिए कह रहा है फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है। बताइएगा फ्यूज तार जो होता है किस पदार्थ से निर्मित होती है, तब फ्यूज तार आपका तांबा से निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि दो सेलों का विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 एवं E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 एवं R2 है। इन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा E2 प्लस E1 होगा, ठीक है, या तो E1 प्लस E2 कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर में। देखिएगा 15 नंबर में क्या कह रहा है। 15 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कह रहा है कि 3 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं, इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता है। बताइएगा इनमें से कौन सा प्रतिरोध जो है पर्याप्त हम लोग नहीं कर सकते, कौन नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोग 2R/4 ये जो आपका रेसिस्टेंस है इसका हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, संयोजित करके नहीं कर सकते। 6 नंबर में कह रहा है कि त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। बताइएगा त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करती है। 16 नंबर है, ठीक है। त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करती है, तो त्वरित आवेश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर में। देखिएगा 17 नंबर में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता है। बताइएगा, या हो सकता है उसका पथ कैसा हो सकता है। 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा हो सकता है। तो उसका पथ कैसा होगा, तो हेलिकल होगा, ओके। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, हेलिकल हो सकता है। 18 में करा जब किसी अमापी को संट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र क्या होने वाली है। जब किसी अमापी को संट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र क्या होगा, तो सीमा क्षेत्र बढ़ती है, ओके। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19 नंबर का रहा है 1 एम्पियर परिसर सीमा के एक अमापी के प्रतिरोध 0.9 ओम है तो जिसका परिसर 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक शंट कितना होगा। ये सब न्यूमेरिकल है, इसको आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको में बताएंगे तो बहुत लॉन्ग चला जाएगा, ठीक है वीडियो, इसलिए आप लोग को इसको आप लोग को बना कर आंसर बताना है, ठीक है। इसलिए हम आपको इसका आंसर ओनली बता देंगे, ओके। कह रहा है कि 1 एम्पियर परिसर सीमा के एक अमापी के प्रतिरोध 0.9 ओम है जिसका परिसर 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक शंट कितना होगा। तो इनका आवश्यक शंट जो होगा 0.1 ओम होगा, ओके। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में।
देखिएगा 20 नंबर में क्या करा है। 20 नंबर में कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, बताइएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, तो ऑस्टर्ड ने की। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्टर्ड ने। 21 में कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रा क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रा वेबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि दो समान चुंबक जिनमें प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण नियम है, परस्पर लंबवत रखे गए, ठीक है, परपेंडिकुलर रखे गए हैं, एवं एक क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं, निकाय का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। यानी टोटल हमें बताना है रिजल्ट क्या होने वाला है। रिजल्ट का यानी रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल का मान बताना, बताइएगा। इसका राइट आंसर जो होगा √2m होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि यदि किसी चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर में इस प्रकार रखा जाए कि उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो, तो उदासीन बिंदु की संख्या कितनी होगी, बताइएगा। यदि किसी चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर में इस प्रकार रखा जाए कि उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो, तो उदासीन बिंदु की संख्या कितनी होगी, तो उदासीन बिंदु की संख्या 2 होगी। ओके, 24 में कह रहा है कि एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु बहुत अधिक उपयुक्त होती है, बताइएगा। एक प्रबल विद्युत वाहक बल या विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयुक्त होती है, कौन सी होती है, तो नरम लोहा का उपयुक्त सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर में। 25 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बताइएगा। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहने वाले हैं, तो चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग चुंबकीय लंबाई कहेंगे। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। सब 26 में कह रहा है कि क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, बताइएगा। क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, तब BLV होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, BLV। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि चौक कुंडली प्रेरक तो 5H है, इसमें बहती धारा 2 एम्पीयर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान -10 वोल्ट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 नंबर में। 28 नंबर में कह रहा है कि अन्योन प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन का यह सही मात्रा क्या होता है, बताइएगा। अन्योन प्रेरण का यह सही मात्रा क्या होगा, तो अन्योन प्रेरण का यह सही मात्रक हेनरी होता है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, बताइएगा। निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, यानी बेस होता है, यानी लेंज का नियम होता है। कौन होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो लेंज के नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर क्या होता है, आधारित होता है, डिपेंड करता है। ओके, 30 में कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का यह सही मात्रक नहीं, बताइएगा। चुंबकीय फ्लक्स का यह सही मात्रक कौन नहीं होता, तो हेनरी नहीं होता। ओके, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर में। देखिएगा 31 नंबर में क्या करा है। 31 में कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के LCR श्रेणी संयोजन में वोल्टेज प्रत्येक LCR घटक में 50 वोल्ट है, तो वोल्टेज LC संयोजन के बीच की होगा, बताइएगा। कितना वोल्ट होगा, LC संयोजन के बीच कितना वोल्ट होने वाला है, तो इसमें जो होने वाला आपको 0 वोल्ट होगा। कितना वोल्ट होगा, 0 वोल्ट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी द राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कालांतर अल्फा हो, तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा, बताइएगा। धारा का वाटहीन घटक जो होगा I sin अल्फा होगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 नंबर में। देखिएगा 33 नंबर में क्या कह रहा है। 33 नंबर में कह रहा है कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ और आभासी शक्तियाँ क्रमशः PT एवं PA हो, तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, तो शक्ति गुणांक का मान PT/PA होगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो गया, यानी PT/PA। 34 में कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर थीटा हो, तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है, तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा। शक्ति गुणांक का मान जो होगा आपको cos थीटा होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ए हो जाएगा। ओके, क्या होगा, cos थीटा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35।
कह रहा है कि चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित होता है। बताइएगा किस पर आधारित होता है? चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो स्वप्रेरण पर आधारित होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो स्वप्रेरण पर। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग 35 के 35 ऑब्जेक्टिव वीडियो कंप्लीट कर लिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो को। तब तक आप लोग अपने परिवार एग्जाम फ्री को आप लोग जरूर शेयर करिए इस वीडियो को, ठीक है। और इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।